हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर टॉपिक स्टार्ट किया था हमने नया वाला, और नए वाले टॉपिक का नाम था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबको याद आ रहा होगा, बहुत बेसिक कंसेप्ट था मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में। वही चीज़ हमने यहाँ पे एक्सटेंड करी थी, और वो एक्सटेंड करने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे थे, और क्वेश्चन का सीक्वेंस हमारा कंप्लीट हो गया था यहाँ तक, राइट। ये लास्ट क्वेश्चन था। एक मिनट, ये लास्ट क्वेश्चन था जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अच्छा, मैं ये वाला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट ये अवॉइड कर रहा हूँ। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि ये हम लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कर चुके हैं। आपको याद आ रहा होगा, ये सेम क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी पहले ही परफॉर्म कर चुके हैं इस पे कैलकुलेशन। ठीक है। चलिए, तो आज हमें क्या करना है, आज हमें बात करनी है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। आज का हमारा टॉपिक होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बट वो स्टार्ट करने से पहले दिन की शुरुआत हम लोग करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो आज का दिन की शुरुआत का पहला क्वेश्चन ये है। ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम दिख रहा है L/B का, ये L और ये B, ये जो रेक्टेंगुलर फ्रेम है आपको फाइंड करना है, इसमें फ्लक्स कितना होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड, जो कि वेरिएबल फील्ड है। अब ये क्वेश्चन है डिफरेंशियल एलिमेंट पर बेस्ड। ये वाला क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन, दोनों डिफरेंशियल एलिमेंट पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ये ट्राई करो। जैसे जैसे आंसर आते जाए मुझे टेस्ट करते जाओ, मुझे आंसर पता चलते रहना चाहिए, आप लोगों की प्रोग्रेस पता चलती रहनी चाहिए।
सॉल्व करके देखें, क्योंकि वैसे तो अब तक आंसर आ जाना चाहिए था, रिजल्ट आ जाना चाहिए था। चलो देखो, हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये समझो कि फील्ड कहाँ है, के कैप मतलब आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द प्लेन, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर हम लेंगे डिफरेंशियल एलिमेंट। एक्स पर dx। हम बात कर रहे हैं इस डिफरेंशियल एलिमेंट की। फिर अब बताओ, इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए क्या करेंगे। इस डिफरेंशियल एलिमेंट के लिए हम डिफरेंशियल फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो बताओ इसके लिए डिफरेंशियल एरिया कितना होगा। बी डी एक्स। और यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, यहाँ पे फील्ड दी हुई है 2 + 3x के कैप। तो डी फाई कितना होगा, डी फाई होगा बी डी ए। और फाई क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। तो फाई हो जाएगा इंटीग्रल मतलब एडिशन ऑफ 2 + 3x डी डी एक्स। लिमिट विल बी फ्रॉम x = 0 से x = L तक। कितना जाएगा ये, 2bl + 3bl² बाय 2। ये रिजल्ट आना चाहिए। अप्रोच सबको क्लियर था ना ये। और मैं अज्यूम कर रहा था सब लोग ऑलमोस्ट इस इंटीग्रेशन तक पहुंच गए थे। चलो अब इसी टाइप से मुझे एक क्वेश्चन और सॉल्व करके बता दो। अब आपको ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना है। क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो क्या है। क्वेश्चन में एक इन्फाइनेटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, जिसमें करंट है आई। और इस वायर से कितने डिस्टेंस पर, एल डिस्टेंस पर एक स्क्वायर फ्रेम रखा है A/A का। अब आपको इस करंट कैरिंग वायर की जो फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसके कारण, उसकी वजह से स्क्वायर फ्रेम में से पास करने वाला फ्लक्स फाइंड करना है। ये सब कुछ पूरा एक ही प्लेन में रखा हुआ है।
क्या रिजल्ट आ रहा है इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के बाद? हाँ चलो देखो, हम लोग एक काम करते हैं, इस बार आपको फिर से इसका अप्रोच बताते हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही अप्रोच, करेक्ट अप्रोच, प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए। अब आप इस काम को, इस वायर से एक्स डिस्टेंस पर, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वायर से हम जाएंगे एक्स डिस्टेंस पर, और एक्स डिस्टेंस पर जाकर हम क्या करेंगे, हम डी एक्स लेंथ का एक, डी एक्स थिकनेस का एक एलिमेंट लेंगे, एक्स पर डी एक्स। ये रहा वो डिफरेंशियल एलिमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं। मुझे बस इतना बता दो कि इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया होगा ए डी एक्स। और यहाँ पर करंट कैरिंग वायर की फील्ड कितनी होगी, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, एक्स डिस्टेंस पर इतनी फील्ड होती है, राइट? अच्छा, अब इसके बाद इतने ही पोर्शन से कितना फ्लक्स पास करेगा बी डी ए। पर ऐसे बहुत सारे डिफरेंशियल एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डी ए। तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स, ए डी एक्स का इंटीग्रेशन, लिमिट विल बी फ्रॉम एक्स इक्वल टू एल से एल प्लस ए। लॉग में आंसर आ जाएगा एल प्लस ए अपॉन एल। ये आपका फाइनल रिजल्ट होना चाहिए। अब ये सब कुछ करने के बाद, ये तो सब नोट हो गया। अब सब क्वेश्चन ये है कि हम लोग ये टॉपिक पढ़ क्यों रहे हैं, फ्लक्स वगैरह जो पढ़ रहे हैं, सब क्यों पढ़ रहे हैं? फ्लक्स वगैरह पढ़ने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ही ये है कि अब हम लोग जो फ्लक्स पढ़ रहे हैं इसके हेल्प से हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्लियर कर पाए। इसको समझने के लिए आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिख रहा है आपको। एक लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिख रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक कॉइल दिख रही है, जिसको हम मेन कॉइल या प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। और उस कॉइल के साथ एक बैटरी कनेक्टेड है, स्विच के साथ, स्विच के थ्रू एक बैटरी कनेक्टेड है, राइट? मैं स्विच प्रेस करूंगा, कॉइल में से करंट पास करने लगेगा, कॉइल में से करंट फ्लो करेगा। अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। थोड़ी दूर देखो, डिस्टेंस पर किसी सेपरेशन पर एक सेकेंडरी सर्किट रखा हुआ है, सेकेंडरी कॉइल रखी हुई है, जिसमें कोई सोर्स ऑफ करंट नहीं है, कोई वोल्टेज का सोर्स नहीं है। अम, बस साथ में क्या लगा रखा है हमने, साथ में हमने बस एक करंट मेजरिंग डिवाइस लगा दिया, एमीटर, जो मेजर करेगा, जो डिटेक्ट करेगा कि करंट सेकेंडरी सर्किट में है या नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली कोई करंट नहीं है एमीटर में, राइट? पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया कि जैसे ही हम इस प्राइमरी सर्किट के स्विच को क्लोज करते हैं, ठीक उसी इंस्टेंट पर प्राइमरी सर्किट से करंट फ्लो करेगा। तो प्राइमरी सर्किट क्या होगा, मैग्नेटाइज होना स्टार्ट करेगा, वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। आपको पता है ना, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड।
वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाएगा। देखो प्राइमरी सर्किट में करंट के कारण वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। थोड़ा सा केयरफुली देखो, आपको क्लियर होगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड, प्राइमरी सर्किट की मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सर्किट के अंदर फ्लक्स जनरेट कर रही है। देख रहे हो, करंट किसमें, प्राइमरी सर्किट में। मैग्नेटिक फील्ड किसने जनरेट करी, प्राइमरी सर्किट ने जनरेट करी। तो प्राइमरी सर्किट पे करंट के कारण प्राइमरी सर्किट की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट हुई। पर प्राइमरी सर्किट की मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सर्किट में भी जा रही है और वो सेकेंडरी सर्किट में फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है। और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया कि जैसे जैसे ये फ्लक्स चेंज होता है, तो अगर इस फ्लक्स को आप चेंज करोगे, जो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स पास हो रहा है अगर उसको चेंज करोगे, तो सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन ऑफ व्हाट, ईएमएफ एक तरह से। ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो उसी इंस्टेंट पर सेकेंडरी कॉइल के अंदर आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा। बट थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा, फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा। फिर लोगों ने ऑब्जर्व करा कि अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो फिर कोई करंट जनरेट नहीं होता। फिर जब आप स्विच ओपन करोगे, वापस स्विच को ऑफ करोगे, एकदम से फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तब नीडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होके फिर वापस रुक जाएगी। इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। देखो सेकेंडरी कॉइल दिख रही है आपको, जिसमें हम लोगों ने वो एमीटर लगा रखा है। जब हम मैग्नेट को पास लाएंगे तो भी डिफ्लेक्शन होगा, जब हम दूर ले जाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा। पर अगर मैग्नेट रेस्ट पर है तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन क्यों नहीं है, तब उसका रीजन ये है, तब करंट जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन ये है कि जब मैग्नेट रेस्ट पर है तो फील्ड कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है। और जब फ्लक्स कांस्टेंट होता है तब कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होता है। ईएमएफ जनरेट कब होगा, जब ये फ्लक्स क्या करेगा, चेंज करेगा। और यही हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। एक आर ज्यादा लगा दिया ना, एक आर हटा देता हूँ मैं, है ना। यहाँ फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, स्पेसिंग आ जाएगी दोनों के बीच में, कुछ तो करना पड़ेगा इसका। क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। अब ठीक है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जैसे यहाँ पर देखो, कभी ट्राई करके देखना, बहुत बड़ा एक कंडक्टिंग लूप लेना इस टाइप का, उससे एक बहुत स्मॉल वोल्टेज वाले बल्ब को कनेक्ट करना और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को एकदम से इसके पास लाना, मूव करवाते हुए इसके पास लाना। तो जैसे जैसे ये मैग्नेट की फील्ड लाइंस जो कि इस लूप के थ्रू पास कर रही है, जैसे जैसे ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है, जैसे जैसे वो फ्लक्स चेंज होगा, पहले तो वो सब छोड़ो, इसको ध्यान से देखो। क्या ये लाइंस आपको स्टेशनरी दिखाई दे रही है या मूविंग दिखाई दे रही है। आप लोग क्या आई का टेस्ट करते हैं, क्या ये लाइंस, ऐसे मैसेज व्हाट्सएप पे लोग बहुत करते हैं ना रोज, कि अगर आपको आंखें चेक करनी है तो ये देखो ये लाइंस मूव कर रही हैं, स्टेशनरी है, आपकी आंखें टेस्ट हो जाएगी। देखो देख कर बताओ। अगर मूविंग है इसका मतलब आप दिन भर गेमिंग करते हो मोबाइल पर, इसलिए आपको ये लाइंस भी मूविंग दिखाई दे रही है। और अगर ये स्टेशनरी दिखाई दे रही है, कितने लोगों को स्टेशनरी दिखाई दे रही है और कितने लोगों को मूविंग दिखाई दे रही है। मूविंग दिखने का मतलब आप लोग दिन भर मोबाइल पे बहुत ज्यादा गेमिंग करते हो। अच्छा, स्टेशनरी दिख रही है। और जिन लोगों को ये स्टेशनरी दिख रही है, इसका मीनिंग ये है कि आप दिन भर बेड के ऊपर स्टेशनरी बैठे रहते हो, कहीं मूव नहीं करते हो, दिन भर बेड के ऊपर स्टेशनरी बैठे रहते हो। आइदर केस, दोनों ही डिजायरेबल केसेस नहीं थे। ठीक है, चलो अब समझो। अब आ जाते हैं वापस कंसेप्ट पर। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे कि जैसे जैसे वो जो लूप देख रहे हो, क्लोज लूप में से ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फ्लक्स होगा वो चेंज करेगा।
तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा। बस के लिए ये मूविंग होना चाहिए, रेस्ट पर नहीं है ना, वरना आप कल सोचो सर ने सिखाया था तो एक लूप ले लिया, और लूप लेने के बाद क्या करा, लूप लेने के बाद सर ने सिखाया था उसको मैग्नेट को रेस्ट पे रख दिया सामने, और सोचा कि मैग्नेट सामने रख देंगे तो बल्ब चलता रहेगा, मैग्नेट हटा देंगे बल्ब बल्ब जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट सामने रखने पर से कुछ नहीं होता। मैग्नेट सामने रखने पर से कुछ नहीं होता, उसे मूव भी कराना पड़ता है। एचसीवी को टेबल के सामने रखने पर से कुछ नहीं होता, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह से मैग्नेट को सिर्फ सामने रखने पर से ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, जब मैग्नेट को मूव कराओगे तो ईएमएफ जनरेट होगा। बात तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ो। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आप खुद पढ़ोगे और आप खुद हाँ बोलोगे कि हाँ सर, ये जो भी लिखा है वो सही लिखा है। समझ में आया? एक्चुअली किसी भी क्लोज लूप में जनरेट होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके इक्वल होगा? एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि इट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप उस लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स कितने ज़्यादा रेट से चेंज कर रहे हो, किस रेट से चेंज कर रहे हो, उस बात पर डिपेंड करेगा आपका ईएमएफ। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। नेगेटिव साइन क्यों आता है ये हम आगे लेंस लॉ में देखेंगे, डायरेक्शन बताता है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है। जिस भी कारण से चेंज आया है उसको अपोज करने की कोशिश करता है, और ये हम लोग आगे जाकर हम लोग लेंस लॉ में डिस्कस भी करेंगे, पर अभी उसकी चिंता नहीं करनी है। लेंस लॉ में आगे आपको अलग से एक आध दिन बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने के बाद लेंस लॉ आएगा। ठीक है, पहले मैं आपके खूब मजे लूंगा, क्वेश्चंस दूंगा बहुत सारे, खूब मजे लूंगा, और जब आप लोग सभी क्वेश्चंस के गलत आंसर दे दोगे उसके बाद हम लेंस लॉ बताएंगे। ठीक है। अच्छा, तो एवरेज क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा फाइव टू माइनस फाइव वन अपॉन T2 - T1। इसी को बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जरा ये पढ़ो, इंड्यूस करंट कितना होगा? E/R। अभी आप लोगों ने ई निकाला था, उसको आर से डिवाइड कर दो। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ लूप। और करंट क्या होगा? करंट होगा dQ/dt। करंट तो होता है dQ/dt। और dt से dt कैंसिल कर दो तो आपको पता चल जाएगा कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ये डिफरेंशियल टाइम के लिए लिखा है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल भी लिख सकता हूँ। इतना चार्ज, total change in flux divided by resistance is the total charge that flows through the loop in time t। और वैसे भी बाहर मत निकलना, बहुत तेज बारिश होना शुरू हो चुकी है। मीनवाइल हमें हमारे विंडो से दिख रहा है बाहर बहुत तेज बारिश होना स्टार्ट हो चुकी है। लाइट किसी भी वक्त जा सकती है। स्नेल्स लॉ नहीं है, लेंस लॉ है। स्नेल्स लॉ बोला क्या मैंने आपको? नहीं, मैंने स्नेल्स थोड़ा ना बोला। स्नेल्स लॉ अलग होता है। ये स्नेल्स लॉ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेंस लॉ। स्नेल थोड़ा ना था यहाँ पर। स्नेल लॉ तो आप लोग ऑप्टिक्स में पढ़ते हो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेंस लॉ की। पहले इसे लिखो, फिर हम इस पे कुछ और पॉइंट्स बताएंगे, फिर क्वेश्चन करवाएंगे। हेडिंग डालो ये, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाऊंगा।
डायग्राम वायग्राम नहीं बनाना था, सिर्फ हेडिंग लिखनी थी, डायग्राम थोड़ा बनाने के लिए बोला था हमने आपको। सिर्फ वो फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की हेडिंग डालनी थी, वो तो इलस्ट्रेशन वगैरह हमने ऐसे ही बताया था आपको, कंसेप्ट आपको फील आ जाए। आपको सिर्फ उसके बाद ये इक्वेशंस लिखनी है और ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेगेटिव जो लगाया है उसका रीजन हम लेंस लॉ में बताएंगे। अभी आपको जितने भी क्वेश्चन हम करवाएंगे उसमें नेगेटिव साइन यूज ही नहीं करेंगे, हम तो मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। मतलब आपको अभी तो उसको पॉजिटिव लेना है, मॉड लगाना है। नेगेटिव साइन आपको अलग से आगे सिखाएंगे लेंस लॉ में कि वो किस तरह से अपोज करता है। चलो अब ये नोट करने के बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ये चेंजिंग फ्लक्स जो होता है वो हम प्रोड्यूस कैसे करते हैं। हमें समझ में आ गया कि फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ जनरेट होगा, पर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स थ्रू विच वी कैन चेंज फ्लक्स। तो फ्लक्स को चेंज करने से पहले आप फ्लक्स की इक्वेशन पर ध्यान दो। फ्लक्स की इक्वेशन क्या होती है? फ्लक्स की इक्वेशन होती है बी डॉट ए, या ऐसा बोल दूं फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अब अगर आपको फ्लक्स को चेंज करना है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है देखो। पॉसिबिलिटी नंबर वन, आप फ्लक्स को चेंज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को कम ज्यादा कर दो। बी कम ज्यादा होगा, फाई भी कम ज्यादा होगा। मेथड नंबर टू, आप या तो कॉइल का एरिया चेंज कर दो, या फिर एरिया अगर चेंज नहीं कर पा रहे हो तो कॉइल का जो एरिया है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और बाहर लाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम तो वही एरिया लेंगे जो कॉइल का
जो वही एरिया लेंगे जो फील्ड के अंदर होगा। तो आप या तो क्या करो, कॉइल को फील्ड के अंदर और फिर वापस बाहर ले जाना शुरू करो। सो बाय ब्रिंगिंग द कॉइल इन एंड आउट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बाय ब्रिंगिंग द कॉइल in and out of magnetic field, indirectly we are changing the effective area of the coil under the influence of magnetic field। या तो आप एरिया डायरेक्ट चेंज करो या इनडायरेक्टली ऐसे चेंज करो। तीसरा मेथड जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम सबका फेवरेट मेथड जो सबसे ज्यादा यूज में वही मेथड आता है, मेथड नंबर 3, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ एरिया। इससे हमारा मतलब है कि आप कॉस थीटा चेंज करो, मतलब थीटा चेंज करो। कैसे चेंज करते हैं ये आपने 9 10 में पढ़ा है। देखो, आपको याद है, आप दो मैग्नेट लेते हो, परमानेंट मैग्नेट, तो इनकी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इनकी एक एक्चुअल में परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में हम रख देते हैं एक कॉइल को। फिर हम क्या करते हैं, इस कॉइल को इस एक्सिस के अबाउट टर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा करने से क्या अचीव कर रहे हो बताओ? ऐसा करने से, टर्न करने से, आप न ही फील्ड को चेंज कर रहे हो, न ही एरिया को चेंज कर रहे हो, बट आप देखो एरिया की डायरेक्शन कहाँ है भी, एरिया की डायरेक्शन अभी परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स है। पर जैसे से आप कॉइल को रोटेट करोगे एरिया की डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली वी आर चेंजिंग एंगल थीटा बिटवीन फील्ड एंड एरिया। हम एंगल थीटा चेंज कर रहे हैं बिटवीन फील्ड एंड एरिया, राइट। तो उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि कॉस थीटा चेंज होगा, और मतलब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ओरिएंटेशन चेंज करने के हेल्प से भी फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तीन मेथड्स होंगे, हर हर क्वेश्चन में हम लोग कुछ ना कुछ मेथड यूज कर ही रहे होंगे लगभग लगभग। इसे नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं। इसे नोट किया जाए, फिर हम करवाएंगे क्वेश्चंस। नोट तो कर ही लिया होगा पूरा। अब हम, मुझे लगता है कि अब हम लोग आगे प्रीवियस पेज की फोटो, यार सब लोग टाइम पे लिख लिया करो, बार बार हमें पीछे स्लाइड करना बड़ा ही फिर वो लगता है। देखो,
एक बार में हम लोग ऑलरेडी इतना टाइम देते हैं लिखने के लिए, फिर भी नहीं लिख पाते हो। नोट करने के ऑलरेडी मैं सफिशिएंट टाइम देता हूँ कि किसी का लीव नहीं हो कुछ भी पार्ट। चलो अब हम लोग करेंगे ट्राई कुछ क्वेश्चंस। अब बारी है क्वेश्चंस को ट्राई करने की। हो जाओ शुरू। बिल्कुल सही, सबका आंसर सही आया है। क्या करना चाहिए था हमें? फ्लक्स आपको गिवन है, E इक्वल टू d5/dt, 4t+5। और आपसे पूछा है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। रख दो टाइम को 2, E इक्वल टू कितना, 8+5, दैट इज 13 वोल्ट। अभी जब आप HCV सॉल्व करोगे ना, और अच्छा हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूँ। चलो होमवर्क तो मैं लास्ट में ही दूंगा ना, मुझे याद दिला देना, होमवर्क दे दूंगा तो मुझे याद रहेगा। तब मैं बताऊंगा HCV में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न के, इसी सीक्वेंस के मिलेंगे स्टार्टिंग में। करो अभी ये ट्राई करो।
वेट कर रहा हूँ मैं आंसर्स का, रिजल्ट का। लाओ दोनों पार्ट सॉल्व करके देखें क्या करना चाहिए। देखो क्वेश्चन में गिवन है कि एरिया कितना है, पहले तो ये बताओ। एरिया है 1/100। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करा और मीटर स्क्वायर है ना। और इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है 5 टेस्ला। और डेल्टा टी आपको दिया हुआ है 0.2। मुझे बस इतना बताओ कि अगर उसको हम कंप्लीटली फील्ड से बाहर निकाल देंगे तो फाइनल फ्लक्स कितना होगा? 0। इनिशियल कितना था? B × A, मतलब 1/20 था। अब आपको फाइंड करना है EMF। EMF क्या होता है? मॉड ऑफ चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऊपर आ जाएगा 1/20, नीचे आ जाएगा टाइम। टाइम कितना दिया है? 0.2। कितना आ रहा है ये? 0.25 वोल्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0.25 वोल्ट। सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट में करंट भी निकाल ही लेते हैं। करंट की जरूरत पड़ेगी सेकेंड पार्ट में। करंट निकाल लो फर्स्ट पार्ट से। करंट कितना आएगा? E/R, 0.025। ठीक है। अब सेकेंड पार्ट तो फिर बहुत ही डायरेक्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? बस इतनी सी जगह चाहिए सेकेंड पार्ट के लिए। सेकेंड पार्ट के लिए टोटल चार्ज कितना होगा? I ΔT, 0.025 इंटू डेल्टा टी इज 0.2। ये इतना चार्ज आ जाएगा। आप चाहो तो सेकेंड पार्ट का एक और मेथड है। सेकेंड पार्ट को आप ऐसे भी कर सकते थे। ये देखो, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। करंट कैसे आया? करंट आया EMF अपॉन रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ। प्रीवियस प्रॉब्लम को रिपीट करना है। अगर हम कॉइल को बाहर ड्रॉ आउट नहीं करते हैं, बस उसी फील्ड के अंदर 180 डिग्री से टर्न कर देते हैं।
चलो ट्राई करके देखते हैं। देखो, सपोज आपको एक हाइपोथेटिकली मैं पहले समझाता हूँ कि 180 डिग्री जो रोटेट करने से इफेक्ट आता है या नहीं आता। सपोज ये एक कॉइल है, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर मैं कहाँ लूंगा? अभी सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ लूँ मैं? परपेंडिकुलर लूंगा कॉइल के, राइट। ये लो, इसका ये एरिया वेक्टर मैंने मार्क कर दिया। ये इसका एरिया वेक्टर है। अब मान लो इसको मैंने एक फील्ड में रखा था, और वो इनिशियली जो फील्ड थी वो फील्ड ऐसी थी। ये इस टाइप की एक फील्ड थी। ये इस टाइप की एक फील्ड थी जिसमें ये एरिया वेक्टर रखा हुआ था। अब जब मैं इस कॉइल को 180 डिग्री से टर्न कर दूंगा, जो ये कॉइल है इसको अगर मैं 180 डिग्री फ्लिप कर दूंगा, इस एक्सिस के अबाउट है ना, ध्यान रखना इस एक्सिस के अबाउट कर रहा हूँ, तो ये एरिया वेक्टर हो जाएगा नीचे। तो जो पहले फ्लक्स था बी इंटू ए, इनिशियल फ्लक्स था बी इंटू ए, अब फाइनल फ्लक्स कितना हो जाएगा? माइनस बी इंटू ए। तो टोटल चेंज इन फ्लक्स कितना होगा? ईएमएफ जो कि होता है चेंज इन फ्लक्स, वो हो जाएगा 2 बी ए डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब डिफरेंस समझ में आया? और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने पर पिछली बार जो आंसर आ रहा था उसका डबल आ जाएगा। सॉल्व करके चेक करके देख लो, 0.5 वोल्ट आ रहा है। फिर करंट वगैरह अब आप निकाल लेना। आओ क्वेश्चंस को आगे कंटिन्यू करें। ये ट्राई करो।
अरे भाई आंसर तो बता दो। ये भी हमसे सॉल्व करवाओगे? लाओ चलो हम ही कर देते हैं, हम ही क्वेश्चन देते हैं, हम ही सॉल्व करते हैं। ठीक है। पेपर पे आपका हम ही देके आ जाएंगे। देखो, कॉइल का एरिया, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर टू द कॉइल का मतलब, ये देखो, magnetic field is perpendicular to the surface of the coil which means it is along the area vector। दोनों लैंग्वेजेस में अंतर समझना। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आगे समझते हैं। फील्ड को हमने जीरो कर दिया कितने टाइम में? 0.1 सेकेंड में। इसका मतलब इनिशियल फ्लक्स निकाल लो पहले। इनिशियल फ्लक्स देखो कितना होगा, टोटल निकालो तो एनबीए होगा। फाइनल फ्लक्स जीरो हो जाएगा। अब आपको ईएमएफ निकालना है तो चेंज इन फ्लक्स, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। कितना हो जाएगा ये? एन बी ए बाय डेल्टा टी। कैलकुलेशन तो नहीं करूँ मैं? सब कुछ दिया हुआ है आपको, एन बी ए डेल्टा टी, बस रखो, आंसर निकालो। ये आंसर आना चाहिए। फाइव आ रहा है शायद, कुछ लोग बोल रहे हैं। आओ नया क्वेश्चन करें सॉल्व।
अरे आंसर तो बता दो। हम ही सॉल्व कर देते हैं। हम ही क्वेश्चन देंगे, हम ही सॉल्व करेंगे। देखो, कॉइल के पास कितने टर्न्स हैं? 500। हर एक टर्न का एरिया कितना है? 1/100। और एक रीजन में रखा है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इस रेट से। पहले तो मुझे बताओ नेट फ्लक्स कितना होगा। एक टन से इतना, तो एन टन से इतना। और ईएमएफ क्या होता है? तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दो। एन ए dB/dt 5 वोल्ट। आगे आंसर। ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर हम आपको होमवर्क के बारे में बताएंगे। देखो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है, एरिया गिवन है 1/100 मीटर स्क्वायर में, नंबर ऑफ टर्न्स भी गिवन है आपको, और ईएमएफ गिवन है आपको 0.1 वोल्ट व्हेन इट इज रिमूव फ्रॉम द फील्ड इन टाइम टी। मतलब ईएमएफ क्या होगा? एन इंटू फाइनल फ्लक्स। फाइनल फ्लक्स तो जीरो है, माइनस इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? हर एक टर्न से इनिशियल फ्लक्स होगा बी इंटू ए। फाइनल फ्लक्स तो जीरो हो जाएगा रिमूव करने पर, और इनिशियल फ्लक्स कितना था? सिंगल टर्न से बी इंटू ए, और एन टर्न से इतना। और ये चेंज इन फ्लक्स होगा, इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ मैं, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। बस आपको करना क्या है, ईएमएफ रखो, एन रखो, बी इंटू ए कितना है, डिवाइडेड बाय टी। यहाँ से आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आएगा टाइम का, वो आप कैलकुलेट करोगे। वो आपका कैलकुलेशन पार्ट जो है वो आपके ऊपर लीव कर रहा हूँ। अच्छा, अब आज के लिए आपके पास होमवर्क क्या है? देखो, होमवर्क से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ग्रुप पर बिगनर बॉक्स 1, 2 और 3 के सॉल्यूशन सेंड कर दिए। उसमें से आप बिगनर बॉक्स 1 कंप्लीट कर सकते हो पूरा, और बिगनर बॉक्स 2 के कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो जिनमें डायरेक्शन का रोल नहीं है।
डायरेक्शन का सिग्निफिकेंस हम लोग लेंस लॉ में देखेंगे। तो आप उन क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जिसमें आपको दिख रहा है कि सिर्फ डायरेक्ट आज जो हमने क्वेश्चन करे हैं उस टाइप के हैं। तो बिगनर बॉक्स 1 पूरा और बिगनर बॉक्स 2 जो है वो हाफ, मतलब जितना आपको क्वेश्चन पहली बार में बन रहे उतने कर दो। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग लेंस लॉ में पढ़ेंगे। दूसरा, एक असाइनमेंट 1 मिला होगा आज का, वो करना है आपको। तीसरा, एचसीवी से इसी टॉपिक के स्टार्टिंग के 1 to 15 क्वेश्चन के आसपास आपको इसी पैटर्न पे मिलेंगे। जिसमें डायरेक्शन वाला केस होगा वो छोड़ देना, डायरेक्शन के अलावा बाकी सारे केस तो बहुत इजी दिखेंगे आपको। इसी टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टार्टिंग के 15 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो आपको कंप्लीट करने हैं। इतना आपके लिए वर्क है, असाइनमेंट है अभी का। तो 3 चीजें हैं, बिगनर बॉक्स 1 पूरा, बिगनर बॉक्स 2 आधा, एक असाइनमेंट भेजा है ग्रुप पर वो भी ट्राई करना है, और एचसीवी 1 से 15 ट्राई करना है। इस बीच अगर कहीं भी डायरेक्शन या लेंस लॉ वाले क्वेश्चन मिलते हैं तो उसे मार्क करना है, और लेंस लॉ हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, तब वो क्वेश्चन ट्राई करना है। ठीक है, चलो इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टर्न पर। ठीक है, इसके कुछ और क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे। क्वेश्चन के सीक्वेंस ट्राई करने के बाद फिर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, मतलब वेरिएशन होगा। जैसे जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हो उसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, अब धीरे धीरे वेरिएशन आएंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लेंस लॉ। ठीक है, चलो यहाँ से फिर नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पॉज करते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।